अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम हम देखेंगे और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं सोशल मीडिया के हवाले से। सोशल मीडिया के जिसका इस्तेमाल हर एज ग्रुप में है, सोशल मीडिया के जिस पर सब कुछ ही देखने को मिलता है, सब कुछ ही सुनने को मिलता है, सोशल मीडिया के जिसके जो जी में आता है शाया कर देता है। यकीनन हर चीज़ का एक चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया के हर मुल्क में होता है। हमारे यहाँ पहले तो कोई चेक एंड बैलेंसेज नहीं थे, लेकिन अब कुछ चेक एंड बैलेंसेज हैं। लेकिन वो चेक एंड बैलेंसेज भी देखने में ही आता है कि रद्द अमल के तौर पे आते हैं, यानी कि रिएक्टिव अप्रोच है, प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है, क्योंकि मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। अब से कुछ साल पहले हमने देखा कि इंटरनेशनली एक गुस्ताखाना फिल्म को लेकर यूट्यूब पर पाबंदी लगाई गई। ना सिर्फ उस फिल्म के बाद, उस गुस्ताखाना फिल्म के बाद पाबंदी लगाई गई, बल्कि फ्रांस से शाये होने वाले एक मैगज़ीन चार्ली हेब्डो के बाद भी पाबंदी लगाई गई और एतराज़ उठाए गए, बल्कि एहतजाज हुए। और ये वाज़ेह है कि पूरी दुनिया में मुसलमान जहाँ कहीं भी आबाद हैं, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, उन सब का एक चीज़ पर मुकम्मल यकीन है और उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि कहीं पर कुछ भी ऐसा नशर किया जाएगा, कहीं पर कुछ भी ऐसा शाया किया जाएगा तो उसको कतन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे मुल्क में साइबर क्राइम बिल तो मुतारिफ़ किया गया, और जब ये बिल मुतारिफ़ किया जा रहा था, जब इस पर बात हो रही थी, तो बहुत से लोगों की तरफ से एतराज़ात उठाए गए कि जी ये आज़ादी राय पर पाबंदी लगाई जा रही है, ये कतन गलत है, इसकी इजाज़त नहीं है, जिसके जो जी में आता है वो लिख सकता है। लेकिन ये कि उसका नफाज ज़रूरी था, नफाज हुआ, लेकिन नफाज के बाद भी वो नफाज नहीं हुआ जिसको सही मानों में नफाज कहा जा सके। आज के प्रोग्राम में हम उन गुस्ताखाना वेबसाइट्स के हवाले से बात करने जा रहे हैं कि जिस पर गुज़श्ता हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने अपने रिमार्क्स देते हुए तलब भी किया इंटीरियर मिनिस्टर को, चौधरी निसार को। वो पेश तो नहीं हो पाए, लेकिन चौधरी निसार साहब की भी राय सामने आई। ये कहा गया कि अगर सोशल मीडिया पर मुकम्मल, बिलखुसूस फेसबुक पर मुकम्मल पाबंदी भी लगानी पड़ी तो वो उस हद तक भी जाने को तैयार हैं। और शौकत सिद्दीकी साहब का भी ये कहना था, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का भी ये कहना था कि अगर नवाज शरीफ साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी अदालत में बुलाना पड़ा तो वो ये कर गुजरेंगे। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। हम किस समत में जा रहे हैं, हमें बैसियत कौम क्या करना है, हमें बैसियत मुसलमान क्या करना है, कहीं ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई साजिश तो नहीं है, अगर साजिश है तो क्या इस साजिश में कौन मुलव्वस है, क्या ये बैनुक़वामी साजिश है, कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं, कहाँ पर खामियाँ हैं, किसको सुधारने की ज़रूरत है, और कन्फ्यूजन्स को, मिसकंसेप्शंस को दूर कैसे किया जा सकता है। आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर गाजी साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया गाजी साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। और आज ही के प्रोग्राम में हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली साहब ने। तनोली साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले गाजी साहब, आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत ही अहम मौजू है, हसास मौजू है, जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, और लोग इस पे जो असल हक़ाइक़ हैं वो जानना चाहते हैं और रहनुमाई भी चाहते हैं कि हमें बैसियत कौम, बैसियत मुसलमान, हमें क्या करना है और हम किस तरफ चल निकले हैं। सबसे पहले तो आपकी नज़र में जो ये गुस्ताखाना वेबसाइट्स के जिस पर नोटिस लिया गया, और जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के नोटिस लेने के बाद, उनके स्टेटमेंट्स के बाद, फिर मुख्तलिफ इदारे जो हैं जिनको पहले ही हरकत में आना था वो हरकत में आए और इन साइट्स को ब्लॉक कर दिया गया, और FIA को अब कह दिया गया है कि इस किस्म की साइट्स को ब्लॉक ही किया जाएगा। और FIA ने बल्कि आवाम से भी कहा है कि आप भी, हमें कोई मवाद हो, कहीं पर आपको ऐसा महसूस हो तो हमें ज़रूर इत्तला कीजिए। हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या किस डायरेक्शन में हम? अली, बात यह, इसकी बड़ी तारीखी एक बैकग्राउंड है जिसको समझने के लिए बहुत ज़रूरत है, और वक्त यहाँ पर बड़ा कम है हमारे पास। ये बात जो है उम्मत मुसलमान की ज़िंदगी मौत का मसला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस। वेस्ट ये समझता है, उन्होंने स्पेन की तारीख पढ़ी है, मुसलमानों ने 750 साल तकरीबन हुकूमत की है स्पेन में। फिर वो वक्त आया, एक मुसलमान भी वहाँ बाकी। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम हम देखेंगे और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं सोशल मीडिया के हवाले से। सोशल मीडिया के जिसका इस्तेमाल हर एज ग्रुप में है, सोशल मीडिया के जिस पर
सब कुछ ही देखने को मिलता है, सब कुछ ही सुनने को मिलता है। सोशल मीडिया के जिसके जो जी में आता है शाया कर देता है। यकीनन हर चीज़ का एक चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया के हर मुल्क में होता है। हमारे यहाँ पहले तो कोई चेक एंड बैलेंसेज नहीं थे, लेकिन अब कुछ चेक एंड बैलेंसेज हैं। लेकिन वो चेक एंड बैलेंसेज भी देखने में ही आता है कि रद्द अमल के तौर पे आते हैं, यानी कि रिएक्टिव अप्रोच है, प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है, क्योंकि मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। अब से कुछ साल पहले हमने देखा कि इंटरनेशनली एक गुस्ताखाना फिल्म को लेकर यूट्यूब पर पाबंदी लगाई गई। ना सिर्फ उस फिल्म के बाद, उस गुस्ताखाना फिल्म के बाद पाबंदी लगाई गई, बल्कि फ्रांस से शाये होने वाले एक मैगज़ीन चार्ली हेब्डो के बाद भी पाबंदी लगाई गई और एतराज़ उठाए गए, बल्कि एहतजाज हुए। और ये वाज़ेह है कि पूरी दुनिया में मुसलमान जहाँ कहीं भी आबाद हैं, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, उन सब का एक चीज़ पर मुकम्मल यकीन है और उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि कहीं पर कुछ भी ऐसा नशर किया जाएगा, कहीं पर कुछ भी ऐसा शाया किया जाएगा तो उसको कतन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे मुल्क में साइबर क्राइम बिल तो मुतारिफ़ किया गया, और जब ये बिल मुतारिफ़ किया जा रहा था, जब इस पर बात हो रही थी, तो बहुत से लोगों की तरफ से एतराज़ात उठाए गए कि जी ये आज़ादी राय पर पाबंदी लगाई जा रही है, ये कतन गलत है, इसकी इजाज़त नहीं है। जिसके जो जी में आता है वो लिख सकता है, लेकिन ये कि उसका नफाज ज़रूरी था, नफाज हुआ, लेकिन नफाज के बाद भी वो नफाज नहीं हुआ जिसको सही मानों में नफाज कहा जा सके। आज के प्रोग्राम में हम उन गुस्ताखाना वेबसाइट्स के हवाले से बात करने जा रहे हैं कि जिस पर गुज़श्ता हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने अपने रिमार्क्स देते हुए तलब भी किया इंटीरियर मिनिस्टर को, चौधरी निसार को। वो पेश तो नहीं हो पाए, लेकिन चौधरी निसार साहब की भी राय सामने आई। ये कहा गया कि अगर सोशल मीडिया पर मुकम्मल, बिलखुसूस फेसबुक पर मुकम्मल पाबंदी भी लगानी पड़ी तो वो उस हद तक भी जाने को तैयार हैं। और शौकत सिद्दीकी साहब का भी ये कहना था, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का भी ये कहना था कि अगर नवाज शरीफ साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी अदालत में बुलाना पड़ा तो वो ये कर गुजरेंगे। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। हम किस समत में जा रहे हैं, हमें बैसियत कौम क्या करना है, हमें बैसियत मुसलमान क्या करना है, कहीं ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई साजिश तो नहीं है? अगर साजिश है तो क्या इस साजिश में कौन मुलव्वस है? क्या ये बैनुक़वामी साजिश है? कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं, कहाँ पर खामियाँ हैं, किसको सुधारने की ज़रूरत है, और कन्फ्यूजन्स को, मिसकंसेप्शंस को दूर कैसे किया जा सकता है? आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर गाजी साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया गाजी साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। और आज ही के प्रोग्राम में हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली साहब ने। तनोली साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले गाजी साहब, आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत ही अहम मौजू है, हसास मौजू है, जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, और लोग इस पे जो असल हकायक हैं वो जानना चाहते हैं और रहनुमाई भी चाहते हैं कि हमें बैसियत कौम, बैसियत मुसलमान, हमें क्या करना है और हम किस तरफ चल निकले हैं। सबसे पहले तो आपकी नज़र में जो ये गुस्ताखाना वेबसाइट्स के जिस पर नोटिस लिया गया, और जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के नोटिस लेने के बाद, उनके स्टेटमेंट्स के बाद, फिर मुख्तलिफ इदारे जो हैं जिनको पहले ही हरकत में आना था वो हरकत में आए, और इन साइट्स को ब्लॉक कर दिया गया, और FIA को अब कह दिया गया है कि इस किस्म की साइट्स को ब्लॉक ही किया जाएगा। और FIA ने बल्कि आवाम से भी कहा है कि आप भी, हमें कोई मवाद हो, कहीं पर आपको ऐसा महसूस हो तो हमें ज़रूर इतला कीजिए। हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या किस डायरेक्शन में हम? अली, बात यह, इसकी बड़ी तारीखी एक बैकग्राउंड है जिसको समझने के लिए बहुत ज़रूरत है, और वक्त यहाँ पर बड़ा कम है हमारे पास। ये बात जो है उम्मत मुसलमा की ज़िंदगी मौत का मसला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस। वेस्ट ये समझता है, उन्होंने स्पेन की तारीख पढ़ी है, मुसलमानों ने 750 साल तकरीबन हुकूमत की है स्पेन में। फिर वो वक्त आया, एक मुसलमान भी वहाँ बाकी नहीं रहा। 2 आदमी थे जिन्होंने वहाँ एक तहरीक चलाई। एक का नाम था पादरी का यूलोजस, दूसरी उसके साथ एक लड़की थी जिसकी माँ ईसाई सी, बाप मुसलमान था, बड़ी हसीना आलम थी, फ्लोरा। उन्होंने एक मूवमेंट चलाई। शुरू में तो मुसलमानों ने बड़ा रिएक्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता वो जज्बा कम होता गया, और फिर ये हालत हुई, एक मुसलमान ना जिंदा बाकी रहा स्पेन में, ना मुसलमान किसी की कब्र बाकी रही। वेस्ट ये समझता है कि ये उम्मत सिर्फ इस वजह से बाकी रह सकती है, और जिन लोगों ने तारीख़ पढ़ी है बरे सगीर को, उनको पता है कि यहाँ पे जो इसने लेटर लिखा था विलियम म्योर ने,
لاسٹ اس میں لکھا تھا کہ یہ قوم جو ہے ہم نے بغاوت میں ان پہ قابو بھی پا لیا، لیکن دو باتیں، ان کا قرآن سے اور صاحب قرآن سے جو تعلق ہے وہ اتنا مضبوط ہے، جب تک اس کو ہم نہیں کمزور کر سکتے۔ گفتگو سنی، آج کا اہم موضوع ہے جس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلے، اور اس مسئلے کی جو اصل وجوہات ہیں وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں۔ آپ کی نظر میں کیا وجوہات ہیں کہ جہاں پر یہ ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ لوگ اس معاملے میں قطعاً کوئی اس قسم کا مواد برداشت نہیں کر سکتے، لوگ اس معاملے میں بہت جذباتی ہیں، کوئی دوسری رائے نہیں ہے، سب کی ایک رائے ہے، وہاں پر ہمارے معاشرے میں ایسی کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی تھی کہ جن پر پہلے سے ہی پابندی روک ٹوک ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں ہوئی، اور یہ گستاخانہ ویب سائٹس، یہ گستاخانہ پیجز موجود تھے۔ غلطی کہاں پر ہوئی حمداللہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، ایک اہم موضوع پر آپ نے مجھے لیا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور آپ کا شکریہ اور آپ کی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس میں میرا حصہ بھی ہوگا۔ میں سینٹ میں کوشش کرتا رہا کہ اس موضوع کو میں اٹھاؤں۔ جب وہ گمشدہ بلاگرز کی بات آئی، اس سلسلے میں نے اجرمنٹ موشن، توجہ دلاؤ نوٹس بار بار جمع کیا، لیکن بدقسمتی سے وہ ایجنڈے پہ نہیں آیا۔ تو بات یہ ہے بنیادی طور پر، ایک تو عالمی سطح پر اسلام فوبیا ہے، اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ہر حوالے سے۔ ایک تو یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ بش نے جب 9/11 ہوا اس کے بعد فوراً کہا کہ صلیبی جنگ شروع ہو گئی۔ صلیبی جنگ کا معنی یہ ہے کہ تہذیبی جنگ، مغربی تہذیب بمقابلہ اسلامی تہذیب۔ بعد میں اس کو دہشت گردی کا نام دیا گیا۔ وہ کیوں دیا گیا وہ ایک لمبی داستان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیوں حکومت حرکت میں نہیں آتی ہے، قانون کیوں حرکت میں نہیں آتی ہے۔ اگر فوج کی توہین کی جاتی ہے، عدلیہ کی توہین کی جاتی ہے، تو وہ قوانین فوراً حرکت میں آ جاتی ہے، ان قوانین پر فوراً سختی کے ساتھ عمل کی جاتی ہے، کیونکہ آپ نے فوج کی توہین کی، آپ نے عدلیہ کی توہین کی، آپ نے پاکستان کی جھنڈے کی توہین کی۔ اگر فرض کرے ایک آدمی کے بارے میں توہین امیز الفاظ بولی جاتی ہے کسی پارٹی کی لیڈر کے بارے میں، تو ایک پارلیمنٹرین دوسرے کو تپڑ بھی مار سکتا ہے۔ لہٰذا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اٹھایا گیا بلاگرز کے نام سے، وہ رہا کیے گئے، لیکن کوئی پتہ نہیں چلا کہ ان کا کیا جرم تھا، الزام تھا ان پر، کیا وہ الزام سچا تھا یا جھوٹا تھا؟ کیا آپ نے قوم کو بتایا کہ کس بنیاد پر یہ لوگ پکڑے گئے تھے یا اغوا کیے گئے تھے؟ اگر وہ الزام جھوٹا تھا تو آپ نے قوم کو بتانا چاہیے تھا کہ وہ اور ان کے خاندان خطرے سے نکل سکے کہ یہ الزام جھوٹا تھا۔ اگر یہ الزام سچا تھا تو پھر آپ نے قانون کے حوالے کیوں نہیں کیا، آپ نے ملک سے فرار کیوں کیا؟ اس لیے آپ کی قانون یہاں تک ہے۔ ہمارے پارلیمنٹ میں ایسے سیاسی پارٹیاں اور ان کے رہنما موجود ہے کہ وہ توہین رسالت کی قوانین میں ترمیم اور تبدیلی اصلاح کے نام پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ جب قانون حرکت میں نہیں آتی ہے، قانون اس توہین آمیز مواد کے بارے میں خاموش ہے، حکومت خاموشی سے کام لیتے ہیں، پھر مجھے بتایا پھر تو غازی عالم دین بھی پیدا ہوگا اور ممتاز قادری بھی پیدا ہوگا۔ سائبر کرائم بل تو پاس ہو گیا، لیکن کیا کوئی عملاً کام ہو رہا ہے یا صرف وہ بس پاس ہوا محض اس لیے کہ جی پاس ہو گیا اور لوگوں کو بتانا تھا؟ علی بھائی، میں آپ ریکارڈ اٹھا کے سینٹ جس دن یہ سائبر کرائم بل پاس ہو رہا تھا، میں کھڑا ہوا سینٹ میں نے کھڑے ہو کے بات کی۔ مجھے ایوان نے اس وقت اسحاق ڈار بھی موجود تھے، انوشا رحمان موجود تھی، سب نے مجھے یہ کہا کہ یہ آپ کو ہم ضمانت دیں گے، یہ بالکل آپ کی تحفظات صحیح ہے۔ لیکن سائبر کرائم بل تو کیا، اس ملک میں کتنی قوانین موجود ہے، اس ملک میں 73 کا آئین موجود ہے، اور توہین عدالت، توہین رسالت کے حوالے سے قانون موجود ہے۔ کیا آج تک اس پر عمل ہوا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ غازی عالم دین نے راجپال کو کیوں مارا؟ راجپال کو 6 مہینے کی سزا ہوئی، 1000 کا جرمانہ ہوا، 8 سال بعد یا 7 سال بعد ان کو اپنے دکان میں مارا گیا، کیونکہ ادھر قانون خاموش تھا۔ اس لیے اور اس کا مقدمہ ہائی کورٹ میں قائد اعظم محمد علی جناح نے لڑا۔ دیکھیں، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے،
اس مملکت کا شناخت مذہب اسلام مذہب اس کا ریاستی شناخت ہے. قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی اگر آپ اس قسم کی چیزوں کو اجازت دیں گے. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ قانون سازی اگر حمداللہ صاحب ہوتی بھی ہے تو اس پر اس طریقے سے عمل نہیں ہوتا. غازی صاحب قانون سازی بھی ہوئی, سائبر کرائم بل کی ہم نے بات کی, لیکن جو ابھی وقفے پہ جاتے ہوئے سوال میں نے چھوڑا تھا آپ دونوں کے لیے کہ کیا یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو ہماری دنیاوی تعلیم ہے, دنیاوی تعلیمات ہیں, یہ کہیں پر قصوروار ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے کوئی اس طرح کی چیزوں کو بڑھاوا ملتا ہے؟ دیکھیں جی, یہ بھی ہو رہا ہے ایک کچھ برس سے یہ سازش ہو رہی ہے. یہ جو بلاکرز تھے ان کا جو معاملہ تھا, آپ دیکھا کہ اس میں کچھ لوگ تھے جو یونیورسٹیوں میں کالجوں میں بڑی دیر سے پڑھا رہے تھے اور طلباء کے ذہن کو آلودہ کر رہے تھے. جو صفورہ گوٹ کا حملہ تھا اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی جو دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں, اس میں جن لوگوں کے بارے میں بعد میں پتہ چلا یہ وہ لوگ تھے جو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے. اچھا, ہوتا کیا ہے, میں آپ سے عرض کروں کہ یہ تو ایک بہت چھوٹا سا سیگمنٹ آف دی سوسائٹی, تھوڑے سے لوگ ہیں. کس طرح کے لوگ جو دہشت پڑھے لکھے آپ کو دہشت گردی کی طرف نظر آئیں گے. سوال یہ ہے کہ کون لوگ ان کے ذہن اس طرف تیار کرتا ہے. جب بلاگرز کی بات آتی ہے تو کچھ سول سوسائٹی اپنے آپ کو جو لوگ کہتے ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, دین کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے قانون کے بارے میں جب ایک دفعہ حکومت کے ایک وزیر نے بیان دیا تھا کہ اس میں شاید تبدیلی لائیں گے, میں نے خود نذیر احمد غازی نے داتا صاحب سے جلوس نکالا تھا 1999 مئی 28 یا 29 کی بات. 1.25 لاکھ آدمی تھا, اگلا سرا پہنچ گیا ہوا تھا, اسمبلی